अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम HTML के टॉपिक्स को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंकर टैग में जो एट्रीब्यूट है टारगेट, उसमें सेल्फ और पेरेंट और टॉप और ब्लैंक किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा हमने मल्टीपल किस्म की लिस्ट पढ़ी थी, इसमें OL UL और DL शामिल थी। तो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर चलते हैं वापस म्यूजिक में। और मैंने म्यूजिक में फोल्डर बनाया था लास्ट क्लास में, किस नाम से? म्यूजिक में बनाया था, किसी वीडियो में बनाया था? म्यूजिक में किस नाम से बनाया था? क्लास असद के नाम से। और यहीं पर आके मैं CMD खोल लेता हूँ, कोड डॉट करके VS कोड। इससे तो खुलेगा नहीं मेरा, तो आपके पास खुल रहा होगा। मैं इसको ओपन विथ वी कोड कर देता हूँ। असल में यहाँ सही तरह से इंस्टॉल नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया हमेशा हमेशा अगर आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो किस नाम से फाइल बनाएंगे? index.html के नाम से। ऐसा क्यों? मैंने कहा था इसका जवाब एक दिन आपको लाजमी दूंगा। तो मैंने बना दी index.html के नाम से, मैंने यहाँ पर फाइल बना ली है। अब हमें बॉयलर प्लेट की नीड है, तो शिफ्ट दबा के 1 प्रेस किया, बॉयलर प्लेट हमारी स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो गई। काम करने से पहले एक अच्छा डेवलपर वही है जो पहले फाइल को चलाकर देख ले कि यार फाइल सही से एग्जीक्यूट हो रही है। हमारा टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट। अगर हमारे टाइटल में हमें डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने सही काम किया। मैं इसको चेंज करके कह देता हूँ टुडे क्लास के नाम से आज कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए भाई मैं इसी फाइल में हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो किसी और फाइल में कर रहे होते हैं, और वो काम चला किसी और फाइल को रहे होते हैं। तो प्रॉपर तरीका ये है कि फाइल को बनाओ और उसके बाद पहले टेस्ट कर लो कि एक बार सही तरीके से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर, ये हमारे पास हेडिंग का टैग है। और यहाँ पर हमारे पास एक अदद हेडिंग लिखी हुई है, आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। आज हम इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट करेंगे CSS की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम करेंगे। अब CSS क्या होती है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिसके जरिए हम घर के स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग या रंग रोगन कर सकते हैं, जिससे हमारा घर देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो अगर मुझे वेबसाइट में कोई डिजाइनिंग का काम करना है, डिजाइनिंग का, चाहे मुझे ये सदली कहाँ लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड पे, मैं चाहता हूँ सीधे हाथ पे आ जाए, बीच में आ जाए, इसका कलर पिंक हो जाए, रेड हो जाए, येलो हो जाए, जो भी हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, फॉन्ट का साइज चेंज हो जाए, अपने हिसाब से मैं इसको कुछ भी डिजाइन करने की बात कर रहा हूँ। तो डिजाइनिंग के लिए हमारे पास एक गलत लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है CSS। मैं लिख देता हूं यहां पर, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? CSS। अच्छा, CSS को पढ़ने से पहले भी, CSS को पढ़ने से पहले एक चीज बताता चलो। अब ये CSS लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर स्क्रीन प्रिंट हो गया ऐसे ही। मैं चाहता हूं यहाँ पर जो CSS लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ फाइल में तो लिखा रहे, लेकिन जब मैं पेज को रीलोड करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ ना है। आपको को सर ये कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोड यहाँ तो लिखा है लेकिन जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूं वो यहाँ पर मुझे दिखे ना। तो अगर हमें ये काम करना है, ये काम हम करते क्यों है? ये काम हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं यार हमने कोई फाइल में काम किया है और मेरा ये कोड मुझे सब बाद में याद रहे, तो मैं उसको पूरा एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कि यार मैंने ये कोड इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। अब वो सिर्फ मेरे लिए होता है, मेरे यूजर्स के लिए नहीं। ये वेबसाइट कौन यूज करेंगे? यूजर्स यूज करेंगे। तो मैं यूजर्स को थोड़ी दिखाऊंगा कि मैंने अपने कोड में ये सब फजूल में चीजें लिख रखी हैं। तो ये सिर्फ मेरे लिए होता है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा टेक्स्ट लिखूं जो मेरी फाइल में तो रहे लेकिन मेरे पेज को रीलोड करते वक्त मेरी स्क्रीन पे शो ना हो। उसके लिए हम HTML में एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? वो जिनमें हम अपनी फाइल में उन लाइन को कमेंट कर देते हैं। वो सिर्फ फाइल के अंदर ही रहते हैं, वो एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं, रन होते वक्त फाइल के अंदर डिस्प्ले नहीं होते। तो HTML में कमेंट कैसे होता है? देखो बड़ा आसान है। आपने जिधर से जिधर तक कमेंट करना है, आपने इसका ओपन टैग खोला, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, ये इसका ओपन है। अच्छा, ऐसा नहीं ओपन करके छोड़ दिया। अगर ओपन करके छोड़ दिया तो उसके बाद वो जितना भी नीचे की लाइन होगी ना वो सब कमेंट हो जाएंगी। जहां तक कमेंट एंड करना है वहां पर 2 बार हाइफन, इसे डैश को आप हाइफन बोलते हैं, और उसके बाद आपने ग्रेटर देन का सिंबल वापस लगा दिया। तो अब ये लाइन हो गई है कमेंट। यानी अब जो यहाँ लिखा हुआ है वो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वो मेरी स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होगा। अब ये कोड सिर्फ मेरे लिए है, मेरी फाइल के हद तक है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता।
दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। सर ये हमारे लिए यूज होते हैं कि डेवलपर जब कोड कर रहा होता है तो मैं यहाँ लिख देता कि यार मैंने इसमें हेडिंग यूज की है और इसमें मैंने ब्लैक कलर डाला है। अब कल को मैं 100 दिन बाद भी अपनी फाइल खोलूंगा ना तो मुझे पता होगा मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है। ये आपकी याद दहानी के लिए होते हैं कि हमने कौन सा कोड किस पर्पस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया, अगर आपको याद रहे बाद में आप उसके लिए लिख लो। हम ये बहुत बार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब एक बार जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो आप ये ओपन टैग खोलोगे, इसका क्या है, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क 2 बार हाइफन, ये इसका ओपन है, और क्लोज करने के लिए 2 बार हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट ग्रेटर देन वाला। डन, दिस इज कॉल्ड कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, जो फाइल के अंदर तो होते हैं लेकिन वो आपके पेज पे एग्जीक्यूट या रन नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हमारे पास जिन जो वो कोड जो हमारी फाइल में तो एग्जिस्ट करता है, वो कंटेंट या कोड जो हमारी फाइल में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन जब हम उस फाइल को रन करते हैं वो वहां पर डिस्प्ले नहीं होता, इसे हम कमेंट्स कहते हैं। डन। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे थे सीएसएस। सीएसएस क्या है, एक लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस हम यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। अगर हमें अपने वेब पेज को डिजाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, सीएसएस का। सीएसएस की फुल फॉर्म की बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। अच्छा, अभी मैं आपको इसका मतलब नहीं बता रहा लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कैस्केडिंग ही क्यों नाम रखा। ये तमाम चीजें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाली क्लास के अंदर। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपकी समझ में नहीं आने वाला कुछ। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि अगर हमें अपनी वेबसाइट में किसी भी चीज की डिजाइनिंग करनी है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक लैंग्वेज जिसका नाम है सीएसएस। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब अब हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, हाउ टू यूज सीएसएस। सीएसएस को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका एक्सटर्नल सीएसएस, दूसरा तरीका इंटरनल सीएसएस। ये याद कर लीजिएगा अपने जहन में। ये इसकी क्या 3 तरीके जिनकी तरफ जिसमें आप, हाँ जिसमें मतलब इन 3 तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज करके सीएसएस को यूज कर सकते हैं। और आखिरी तरीका वो है इनलाइन सीएसएस। एक एक करके सारे पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। सीएसएस क्या है, जिसके जरिए हम वेब पेज को डिजाइन कर सकें, सीएसएस कहलाती है। सीएसएस की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। हमारे पास 3 तरह की सीएसएस होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम अपनी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। चाहे तो हम तीनों इस्तेमाल कर लें, चाहे तो हम एक इस्तेमाल, कोई भी एक इस्तेमाल या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। डन, करके दिखाऊं। अब पहला तरीका सर हम जो फॉलो करेंगे वो तीनों ही करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से, यानी मैं कोई चीज बाहर से करूं। एग्जाम्पल तो मैं समझाता हूं थोड़ा सा फर्क। यूं समझो तुमने अपने घर में कलर करवाना है। अब तुम कोई बंदा बाहर से पकड़ के लेकर आते हो और वो कलर करता है, यानी तुम बाहर से बंदा लाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल क्या होती है कि तुम्हारे घर में ही लोग मौजूद, तुमने घर में से किसी एक को पकड़ा और उससे घर में कलर करवा लिया, तो घर में रहने वाले लोगों से किसी ने एक ने कलर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल बाहर का। इन लाइन का मतलब ये जो उस वक्त मौजूद हुआ, मतलब मान लो जो बंदा खड़ा हुआ देख रहा था उसी ने कलर करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन लाइन सीएसएस। बात समझ में आई। तो अभी हम जो सीएसएस फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी टाइप है सर, एक्सटर्नल की। यानी इसका मतलब ये हम बाहर सीएसएस लगाएंगे और वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो बाहर से कैसे अप्लाई होती है सर, देखो जैसे HTML की फाइल को बनाने के लिए आप डॉट HTML का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ गई है, इस पहले दिन से ही प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना होगा। जब भी आपने, अब जाहिर सी बात है आज वेबसाइट में आपने इमेज नहीं लगाई, कल को लगाओगे। आज जावास्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे, कल को करोगे।
आज सीएसएस तो यूज कर ही रहे हो, तो कल को ये तमाम चीजें तो यूज करोगे। तो प्रॉपर टेक्निक क्या होती है इन तमाम चीजों को मेंटेन करने की, सुनिए। आप अपनी वेब, यहाँ पर आपने बनाई है एचटीएमएल की फाइल, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप एक और फाइल बनाए और उसको सीएसएस की फाइल बना दे, जी नहीं। प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आप एक फोल्डर बनाओ। फोल्डर कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। प्लीज फोकस कीजिए स्क्रीन पे। फोल्डर कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। यहाँ से फाइल बनती है, यहाँ से फोल्डर बनता है। मैं जब भी सीएसएस अप्लाई करूंगा, मैं फोल्डर को पहले बनाऊंगा। मैंने यहाँ से फोल्डर बनाया है, और इस फोल्डर का नाम हमेशा आप रखेंगे एसेट्स। एसेट्स में क्या होता है? वो फोल्डर जो आपके वेबसाइट के डिजाइनिंग को, आपके फंक्शनैलिटी को और आपकी इमेजेस को कंटेन करता है। तो अब आपको ये फोल्डर आपने बना लिया। इस फोल्डर को बनाने के बाद, इस फोल्डर को बनाने के बाद अब इस फोल्डर का एरो पे फोकस कीजिए। भाई मैं सही बताऊं, बच्चे को बताने के बाद भी ये चीज समझ में नहीं आती, इसीलिए कह रहा हूं एक एक चीज को पॉइंट आउट कीजिए। आपने फोल्डर बना लिया, लेकिन फोल्डर का एरो देखिए कहां पर है? बाहर की तरफ। इसका मतलब ये है कि अभी मैं जो भी फोल्डर में काम काम करूंगा वो फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा। तो मुझे फोल्डर के अंदर काम करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब ये अब मैं इस फोल्डर के अंदर हूं। तो अब मैंने इसके अंदर भी 3 फोल्डर बनाने हैं। पहला फोल्डर दोबारा बनाया। पहला फोल्डर में बनाऊंगा सीएसएस का, यानी जितनी भी डिजाइनिंग करूंगा वो मैं इस फोल्डर में रखूंगा। जब भी हमें सीएसएस का बनाना होगा उसके लिए हम फोल्डर यूज करेंगे वो एसिड्स। एसिड्स, मेन फोल्डर एसिड्स का होगा, उसके अंदर सीएसएस का फोल्डर होगा। अब मैंने एंटर मार दिया, और तो देखना, अब देखने वाली बात। अब अगर मैं दोबारा एक और फोल्डर बनाऊंगा तो वो पता है कहां बनेगा? सीएसएस के अंदर बन जाएगा। सीएसएस के अंदर, क्योंकि अभी सिलेक्शन, अभी कर्सर किसके ऊपर रखा हुआ है? तो मुझे वापस एसेट में जाना है, तो मैंने एसेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं दोबारा एक नया फोल्डर बनाऊंगा, इसी के अंदर बना रहा हूं एसेट में, एक बनाऊंगा आईएमजी के नाम से। यानी जितनी भी इमेजेस मैं रखूंगा वो कहाँ रखूंगा? इस आईएमजी फोल्डर में। उसके अंदर दोबारा मैं एसेट में जाऊंगा, मैं दोबारा एक और फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा जेएस के नाम से। यानी कल को जितनी भी जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा वो इस फोल्डर के अंदर लिखूंगा। प्रॉपर काम हो रहा है। इससे फायदा क्या हुआ सर? हमारा फायदा क्या? हम भाग, इससे फायदा ये हुआ, कल को आप अगर किसी को वेबसाइट बनाकर देते हो और कोई दूसरा डेवलपर उस वेबसाइट पे काम करता है, तो वो काम देख के ये कहेगा यार किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया, काम को प्रॉपर, डिजाइनिंग को डिजाइनिंग में रखा हुआ है, इमेजेस को इमेजेस में रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में, और एचटीएमएल को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? एसेट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर 3 फोल्डर होंगे, सीएसएस, जेएस और इमेज। याद रखिएगा आपकी जो एचटीएमएल की फाइल होगी वो बाहर होगी, किसी फोल्डर के अंदर नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसा बना हुआ है कुछ। जब मैं एसेट को खोलूंगा 3 फोल्डर मुझे डिस्प्ले हो होंगे। इमेज जेएस यानी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी वो यहाँ आएगी, और सीएसएस की जो फाइल होगी वो यहाँ आएगी। याद रखिएगा आपकी एचटीएमएल की जो फाइल होगी वो बाहर होगी, वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो समझ में आ गया। अब मुझे फोल्डर का काम हो गया, अब मुझे डिजाइनिंग की फाइल बनानी है, तो कहाँ बनाऊंगा? सीएसएस में जाके फोल्डर खोला, सीएसएस में आ गया। आने का मतलब क्या? एरो नीचे हो गया। फाइल किससे बनाते हैं? यहाँ से क्लिक किया। वैसे तो आप कोई भी डिजाइनिंग की फाइल का नाम रख सकते हैं, असर डॉट कुछ भी, जो भी अगर रखना है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि जब भी कोई डिजाइनिंग की फाइल बना रहे हो तो उसका नाम रखो स्टाइल। क्या रखोगे? क्योंकि आप स्टाइलिंग कर रहे हो। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप उसका नाम क्या रखेंगे? स्टाइल। जैसे एचटीएमएल की फाइल को बनाने के लिए डॉट एचटीएमएल, ऐसे सीएसएस की फाइल को बनाने के लिए डॉट सीएसएस। तो मैंने इसका नाम क्या रखा? स्टाइल डॉट सीएसएस। ये मेरी फाइल बनके कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इसकी कोई बॉयलर प्लेट नहीं होती। एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट होती है, डिजाइनिंग की कोई बॉयलर प्लेट नहीं है। डन हो गया, समझ में आ गया? अब इसको, ये सारे फोल्डर खुले हुए, आपने कहा एक झटके में बंद कर दे सर। यहाँ पर आपके पास होता है ये ऑप्शन, कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारे फोल्डर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। क्लिक करेंगे और दोबारा खुलते नहीं है, बेसिकली खुले हुए फोल्डर्स को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब साइड बार की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, बंद कर दिया। दोबारा क्लोज करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा, आ जाएगी, दोबारा क्लोज करूंगा, बंद करूंगा। डन। अब आपने घर में अगर कलर करना है, सुनिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कलर करने वाला पहले दीवार को सिलेक्ट करेगा, उसी पे कलर करेगा, या ऐसी हवा में कलर शुरू कर देगा? तो यानी किसी पे डिजाइन, कलर को छोड़ो, किसी चीज पे भी कोई डिजाइनिंग करनी है तो पहले आप उसको चीज चूज तो करेंगे। आपने अपने मोबाइल पे डिजाइनिंग करनी है, आपने क्या चूज किया कि मैं अपने मोबाइल पे करूँ, तो अपना मोबाइल हाथ में लेंगे,
ऐसा तो नहीं मैं मोबाइल पे डिजाइनिंग करूंगा, आप किस पे करेंगे भाई, कौन सा मोबाइल है, ये कंफ्यूजन। तो भाई डिजाइनिंग के लिए उस चीज को चूज करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर आपने किस पे काम करना है, हेडिंग को डिजाइन करना है। किसको डिजाइन करना है, किस टाइप की सीएसएस के थ्रू, एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू, क्योंकि हमने अलग से एक फाइल बनाई हुई है, एक्सटर्नल सीएसएस है ना, अभी तो बाहर से फाइल आ रहा है। अगर इसी में काम करते तो वो इंटरनल होती या इनलाइन होती, हम तो बाहर से फाइल ला रहे हैं। अब जिसपे अच्छा यहाँ पर यूज होता है सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना कि अगर आपने जिस चीज पे डिजाइन करना है तो आप उस चीज को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर भी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन यहाँ पर कई तरह के सिलेक्टर होते हैं, अभी हम उन सारों में नहीं पढ़ेंगे, बस हम फिलहाल के लिए एक सिलेक्टर पढ़े जिसका नाम है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर क्या होता है, ऐसा सिलेक्टर वो ये कहता है कि आपके पास टैग का जो भी नाम है, जो भी नाम है, आप उसी को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर भी इसका नाम क्या है, H1, तो मैंने यहाँ लिखा H1, लिख दिया। जिस जब भी सीएसएस लगानी हो पहले उस सिलेक्टर का नाम, देन उसके बाद उसकी बॉडी। ये जो ब्रैकेट्स है ना, करली ब्रेसेस खुला या बंद, इसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्कोप। अभी ब्लॉक ऑफ स्कोप क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझाओ, रियल लाइफ समझाओ। ये एक बाउंड्री है जो ऊपर खुली यहाँ पर बंद हो गई, ऐसे ही। सर उठिए लास्ट में आप, लास्ट में उठो, हाँ उठो, बाहर जाइए सर, एक मिनट बाहर जाइए। हाँ मैं कुछ नहीं कह रहा सर, बाहर जाइए, गेट बंद कीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टाइप सिलेक्टर की। ठीक है, तो आगे आओ ना, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, इनसे क्या बात करी मैंने? इन लोगों से नहीं पता ना, क्यों पता है? क्योंकि चार दीवारी में कहता जो चीज बाहर चली गई उसको अंदर की आवाज नहीं आई, वो मेरी बाउंड्री से बाहर था। तो उसका मतलब बाहर लिखा हुआ जो कुछ उसमें लिखूंगा वो सिर्फ H1 के लिए काम करेगा, इसके बाहर लिखी हुई चीज इसके लिए काम नहीं करेगी। वो मेरी बाउंड्री से बाहर था ना सर, तो मैंने क्या बोला उसको नहीं पता, तो अगर उसे समझना है उसे क्लास में आना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसी जो सीएसएस में यहाँ लिखूंगा इसके अंदर, वो H1 के लिए काम करेगी, यहाँ लिखी हुई कोई चीज H1 के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री से बाहर है। चाहे वो आप इसके पहले लिख दो, अच्छा चाहो तो आप इससे पहले लिखो या बाद में लिखो, वो इसकी बाउंड्री के अंदर आता ही नहीं। आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा। क्लोजिंग बड़ी भी तो कर सकते हैं। मतलब वो तो आप जितना इसके अंदर जितना इंटर मारने मारो वो आप, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बाउंड्री से बाहर है ना वो इसके लिए काम नहीं करे। जैसे बॉडी में हम लोग बिल्कुल उसको ऐसे कर ही। देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है भाई, मैं चाह रहा हूँ हेडिंग का कलर चेंज कर दूं ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ। तो मैंने टाइप सिलेक्टर का इस्तेमाल किया। व्हाट इज टाइप सिलेक्टर, जो भी टाइप जिस टाइप में लिखा हुआ हो उसी टाइप को सिलेक्ट करो और उस पर सीएसएस लगा दो। अब मैंने क्या करना है, मुझे उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ सीएसएस में यूज होती है प्रॉपर्टीज, क्या यूज होती है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है मैं पहले लिख के दिखा दूं। यहाँ आता है, सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी का नाम, जो भी नाम होगा प्रॉपर्टी का लिख दिया। उसके बाद आएगा कॉलन, ये सिंटेक्स से प्रॉपर्टी को लिखने का। पहले आता है प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद कॉलन, और प्रॉपर्टी की वैल्यू, यानी क्या वैल्यू है उसकी, और आखिर में अपनी बात के इख्तिताम पे टर्मिनेटर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद कॉलन, और फिर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और आखिर में अपनी बात का इस्तेमाल करेंगे टर्मिनेटर। जैसे एचटीएमएल में कमेंट होते हैं ऐसे ही सीएसएस में भी कमेंट होते हैं। सीएसएस में कमेंट कैसे होता है, कुछ इस तरह से देखो, यहां पे थोड़ा अलग तरीका है। फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, ये इसका ओपनिंग टैग, इसका क्लोजिंग क्या होगा, अच्छा पहले कौन बंद हुआ है, स्टार, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे। अब यानी यहाँ जो कोड जो मैंने लिखा, ये कमेंट जो किया है ये फाइल में तो रहेगा लेकिन एग्जीक्यूशन में रन नहीं होगा। तो यानी सीएसएस में भी कमेंट्स हो सकते हैं और एचटीएमएल में भी कमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा ये मॉड्यूलर में पूछा जा सकता है कि भाई सीएसएस में कमेंट्स कैसे होते हैं या एचटीएमएल में कमेंट्स कैसे होते हैं, तब आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। तो आई होप मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। ठीक है, अब मुझे H1 का कलर चेंज करना है।
तो कैसे लिखते हैं प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का नाम कॉलम फिर उसकी वैल्यू। तो हमारे पास टेक्स्ट को चेंज करने की प्रॉपर्टी, इसका नाम है कलर। ये प्रॉपर्टी का नाम आ गया। उसके बाद कॉलन, कौन सा कलर करना है, मैंने कहा रेड। ये इसकी आ गई, क्या आ गई, वैल्यू। अपनी बात के नाम पे क्या यूज करेंगे, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कलर क्या कर दो, रेड। किसका, H1। आओ चेक करें सर हुआ या नहीं हुआ। सर नहीं हो रहा सर, सर नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं सर, सेव किया सर। प्रॉब्लम पता है क्या है, जरा देखो। ये एक अलग फाइल है, ठीक है। ये एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल है। ये दोनों क्या एचटीएमएल की फाइल इससे, बात करके हम हाँ, लोग नहीं क्या एचटीएमएल की फाइल आपकी सीएस की फाइल से लिंक हुई भी है, जुड़ी भी ही नहीं है। अगर वो जुड़ी हुई होती तो जो सीएसएस उसमें लिखी होती वो उसके लिए काम करती। लेकिन सर वो तो लिंक ही नहीं है, वो तो रिलेशन में ही नहीं है। तो सर कैसे लिंक करवाए। जितनी भी लिंकिंग होती है सीएसएस की, या सीएसएस का जितना भी काम होगा, आपने कोई फाइल लिंक करनी है, वो सारी आप लिंकिंग करते हैं अपने हेड के टैग। कौन से एलिमेंट में, हेड एलिमेंट। अच्छा लिंक कैसे करते हैं, टाइटल के बाद आप इंटर मारेंगे, यहां पर आप ओपन करेंगे लिंक का टैग, लेस देन लिंक, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है, तो यहां पर आपने लिखना पड़ेगा रेल, एक एट्रीब्यूट है रेल। रेल मीन्स रिलेशन। अब इसमें वैल्यू क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, आपने भी 100% जो मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, इसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। यहां पर लिखेंगे स्टाइल शीट। मैं किससे रिलेशन कर रहा हूँ, एक स्टाइल शीट के साथ रिलेशन कर रहा हूँ, एक डिजाइनिंग की शीट है। अच्छा अब इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं है खुद से, डायरेक्ट आप यूं लिखो लिंक, या ऑटोमेटिक लगा देगा, ये देखो लगा दिया। लिंक बना दो, रिलेशन होगा, क्या होगा, रिलेशन किस टाइप का होगा, स्टाइल शीट टाइप का होगा। देन अब ये तो बता दिया, अब लेकिन किस फाइल से रिलेशन कर रहे हैं वो भी तो बताना है। तो अब किसी फाइल से किसी फाइल को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं एच रेफरेंस का टैग, यानी हाइपर रेफरेंस। HREF का एट्रीब्यूट लगाएंगे, लगा दिया, लगा दिया। ये रेफरेंस कर रहे हैं। अब सुनना, अभी हमारी हम किस फाइल में है, HTML। अब हमारी सीएस की फाइल कहां पड़ी हुई है, एसेट्स में जाओ, सीएस में जाओ। यानी मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, पहले मैं कहा जाऊंगा, तो मैं बताऊंगा मैं कहा जा रहा हूँ, एसेट्स में आ गया। उसके बाद अंदर जाओ, यानी फॉरवर्ड स्लैश, CSS उसके अंदर जाओ, स्टाइल डॉट फिस, आपने लगा दिया, लिंक कर दिया। जैसे ही आपने लिंक किया, फाइल को रिफ्रेश किया, पलट, मैं दोबारा बता देता हूँ सर। आपने जैसा फोल्डर पाथ बनाया होगा, आपने उसी तरह अंदर जाना है। आसान तरीका पता है क्या है, कंट्रोल स्पेस मारो खुद ही बताएगा, ये देखो, कंट्रोल स्पेस मारो खुद बताएगा, क्या कहा, एसेट्स में जाओ, हाँ जाओ। किसमें जाना है, सीएसएस कहाँ बड़ी हुई है, सीएसएस में। उसके अंदर किस नाम से बड़ी हुई फाइल, सेव किया सर, ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गया। डन। तो इस अगर तरीके, इसके अलावा अगर हमें और कोई लिंक करना हो तो उसको भी कैसे वो करेंगे? भी ऐसे ही करेंगे। सेम होगा, हाँ जस्ट वो नाम उसके बिल्कुल, नाम जो फाइल का होगा वो यहाँ पर चेंज कर देंगे। हाँ एक ही दफा लिंक करना है बस, ठीक है। अब और कुछ करके देखते हैं सर, और क्या करें सर। सर हाँ वो भी करते हैं सर। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो, बिग बड़ी। टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। याद होगा वर्ड में आप फॉन्ट साइज यूज करते हो, तो यहाँ पर भी भाई सेम नाम से प्रॉपर्टी है, फॉन्ट हाइफन साइज। ये आ गई प्रॉपर्टी, कॉलन के बाद वैल्यू। मैंने कहा फॉन्ट साइज क्या कर दो, मैंने कहा 50 कर दो। तब जो यूनिट लिया जाता है, जैसे जैसे भाई आप पानी लेते हैं तो लीटर्स में आता है, कोल्ड ड्रिंक लीटर्स में आती है, कोई फल या फ्रूट लेते हैं तो केजीज में आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में जो यूनिट होता है वो पिक्सल्स होता है, PX। तो मैंने क्या बोला, 50 पिक्सल्स कर दो, 50 पिक्सल्स कर दो फॉन्ट के साइज को। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो बड़ा हो गया। और बड़ा कर लेते हैं सर इसको, मैंने कहा 100 पिक्सल कर दो, 100 पिक्सल कर दो, सेव किया, ये देखो डन। अब ऐसे ही मुझे इसके बैकग्राउंड का कलर भी बदलना है। सर ऑलरेडी वीडियो बन रही है। अब मुझे
क्या करना है सर, बैकग्राउंड कलर डालना है। टेक्स्ट के कलर के लिए कलर की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड की अलग प्रॉपर्टी, इसका नाम है बैकग्राउंड हाइफन कलर। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कर दो येलो। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए बात समझ में आ गई। हाँ सर, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। ये पूरी लाइन में कलर क्यों कर रहा है, ये तो सिर्फ टेक्स्ट के पीछे कलर करना चाहिए, इसने पूरी लाइन में क्यों किया, इसका भी आंसर बाद में दूंगा। हर चीज का आंसर आपको मिलेगा बाद में, टेंशन नहीं लीजिए। जो फिलहाल पढ़ाया जा रहा है उस पर कोशिश कीजिए कि आप ग्रिप हासिल करें। डन। अच्छा, फॉन्ट की फैमिली बदलनी है, मतलब टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली के नाम से कर लिया। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, प्लीज फोकस, थैंक्स। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, गिनी चुनी है। अच्छा, ये पता है कौन सी आ रही है, ये सिर्फ वही आ रही है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, एक्स्ट्रा नहीं आ रही है। ये सिर्फ वही आ रही है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर आप एक्स्ट्रा भी यूज करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं, जो मौजूद है वही यूज कर लेते हैं। मैंने फॉन्ट फैमिली लगा दी, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो चेंज हो तो गया। इसमें हम लोग इसमें जैसे हमारे वर्ड पे था कि टाइम्स न्यू हाँ, यहाँ पे कोई सी कोई भी लगा। लगा सकते हैं, लेकिन एक बात स्टैंडर्ड होनी चाहिए, अगर आपने वेबसाइट में कोई एक जगह पर कोई फॉन्ट फैमिली यूज की है तो पूरी वेबसाइट में वही यूज होगी। ऐसा नहीं हेडिंग का कलर, हेडिंग का फॉन्ट अलग है, पैराग्राफ अलग हुआ है, लिस्ट अलग हुई भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। तो मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज पढ़ाई, कलर्स, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट फैमिली। अगर मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग से स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। नहीं, डिफॉल्ट तो ये नहीं है सर। हाँ लगती है। याद रखिएगा, जो आप यहाँ पर पता है बाय डिफॉल्ट कौन सी यूज होती है, जो आपके ब्राउजर की फॉन्ट फैमिली होती है, जो आपका ब्राउजर यूज कर रहा है ना बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, ये भी वही यूज करता है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करते हो तो वो यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हो। डन। याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ वही फैमिली शो होंगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी। याद है वर्ड में देखा ना कितनी हजारों में आ रही थी, यहाँ तो नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये मेरे पीसी से उठा रहा है और मेरे पीसी में इंस्टॉल ही नहीं है। तो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि आप और मजीद हजारों में फॉन्ट फैमिली सिलेक्शन करनी तो आप कहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं। गुड। चलिए वापस अपने एचटीएमएल के ऊपर आते हैं। अभी सीएसएस खत्म नहीं हो गई है भाई, अब मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, एचटीएमएल को भी और सीएसएस को भी, ताकि आप दोनों में बैलेंस करना सीख जाए। ठीक है, मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया, सीएसएस बताई क्या है, टाइप ऑफ सीएसएस क्या होती है, और आज की क्लास में हमने एक सेलेक्टर पढ़ा जिससे हम सीएसएस लगा रहे हैं, उसका नाम क्या है, एक सिलेक्टर यूज किया जिसका जरिए हम सीएसएस लगा पा रहे हैं, उसका नाम क्या है, टाइप सिलेक्टर। टाइप क्या होता है, जिस टाइप का आपने एलिमेंट बनाया है उसी टाइप पे आप सीएसएस को इंप्लीमेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड टाइप सिलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे H1 था, अब मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, कर लिया। तो मेरे पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल कुछ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बड़ा था, तो जाहिर सी बात है सीएसएस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब मुझे इस पे सीएसएस लगानी है। ये किस टाइप का एलिमेंट है, पी टाइप का। तो टाइप सिलेक्टर कहता है जो भी टाइप लिखी है उसको वैसे इट इज वैसे यहाँ लिख दो, तो मैंने पी लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद इसकी बॉडी, और अब इसमें जो चीज अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हो। मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना था, फॉन्ट साइज कर दो 100 पिक्सल, सेव किया। सब ब्रैकेट्स लगाए बस, जी सर। उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। ये साइज साइज छोटा बड़ा जाएगा एक्चुअली यही है। एचटीएमएल में हो सकता नहीं सर, डिजाइनिंग के थ्रू ही होगा। ठीक है। अच्छा जी, और एक और प्रॉपर्टी बढ़ा देता हूँ। अब वो आपसे कहता है कोई, यार ये टेक्स्ट लेफ्ट, मेरे लेफ्ट पे लिखा हुआ है, आपको पता नहीं शायद राइट पे दिख रहा हो, कहाँ दिख रहा हो। कोई कहता है बीच में लाके दिखाओ या राइट पे ले जाके दिखाओ। तो बड़ा आसान है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, अच्छा जिसको करना है उस पे आएंगे, टेक्स्ट अलाइन के नाम से। किसके नाम से, इसमें आप लेफ्ट, सेंटर या राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तीन वैल्यूज हैं। तो मैंने कहा भाई सेंटर कर दो, सेव किया, ये लो, देखा
राइट लिखेंगे तो राइट पे हो जाएगा, ये देखिए राइट चला गया। हाँ? तो आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी से अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें। हाँ, सेंटर मिल गया। पेज के सेंटर में वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आगे बढ़ो। अब यहां पर आने के बाद मैंने सीएसएस को काफी बढ़ा दी। अब दोबारा से एचटीएमएल पे वापस आते हैं। अक्सर आपने एक ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ देखा होगा जो अक्सर काट दिया जाता है बीच में से, वर्ड में भी होता है वो। राइट करेगी जो लाइन। मैं दिखाता हूँ आपको। ये टेक्स्ट लिखा सर मैंने, और कहा है इसमें, कहाँ होता है वो टेक्स्ट? हाँ, ये रहा सर, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। ये टेक्स्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि ये क्यों काटने वाला इसमें दिया गया, भाई मिटा सकते थे, काटने की जरूरत ही क्या थी। देखिए मेरी बात को इंपॉर्टेंट है, समझिए। मान लीजिए आज मैंने कोई चीज निकाली, या आज मैं किसी लैंग्वेज को बना रहा हूँ, और आज मैंने उसकी तमाम मैनुअल भी बनता है। सर आपको पता है नहीं पता, जब एक नया मोबाइल खरीदता है सर मैनुअल भी आता है, कभी किसी ने खोलने की जरूरत ही नहीं की। पाकिस्तानी है ना सर आप कहते हैं नहीं यार हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे, हम किसी यूट्यूबर को देख के फॉलो करके वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। हम खुद मैनुअल नहीं पढ़ते। या एक वॉशिंग मशीन आती है उसकी मैनुअल आता है साथ। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी सामान ले लो उसके साथ मैनुअल लाजमी है। तो ऐसे ही जब किसी लैंग्वेज को बनाया जाता है उसका भी मैनुअल आता है। जैसे एचटीएमएल बनी तो उसका मैनुअल आया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कोई लैंग्वेज बना रहा हूं तो उसका भी मैनुअल लेकर आऊंगा। अब मैं मैनुअल में जो चीज लेकर आया हूँ, जाहिर सी बात है जब मैं नया वर्जन उसका लेकर आऊंगा तो मैं वो पुरानी वाली कचरे में थोड़ी डालूंगा, मैं उसी में मॉडिफिकेशन करूंगा। तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि यार ये चीज पहले थी, अब क्रॉस इसलिए लगा दी कि यार अब वो पहले थी, काम करती थी, नए वर्जन में अब नहीं चलेगी। ठीक है, डिलीट का निशान इसलिए यूज किया जाता है, काटा जाता है कि भाई पहले थी, बिल्कुल थी, लेकिन इस वर्जन में हमने इसको रिमूव कर दिया है, अब आप इसका इस्तेमाल ना करो, हमने इसकी जगह कुछ और अल्टरनेट रख दिया, अब वो इस्तेमाल करो। तो अगर आपको यही काम अपने एचटीएमएल में करना है तो आप कैसे करोगे? तो आपने पैराग्राफ खोला, आपने कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा होता है, जैसे लॉरेम लिखा था 10 वर्ड का। अच्छा एक नुकसान दिखाऊं, ये जो अभी आपने टाइप सिलेक्टर किया इसका नुकसान देखो। अब मैं जितने भी पी लगाऊंगा ना, तो पी पे तो ऑलरेडी सीएसएस इंप्लीमेंट है, सब पे देखना वो अप्लाई हो रही है, क्योंकि जितने भी पी है वो सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। देख रहे हो आप? नहीं सर, P1 P2 का तो टैग ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है ना सर, वो बाद में सिखाऊंगा। टाइप सिलेक्टर ये कहता है कि अगर आप जिस टाइप को इस्तेमाल करेंगे उस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो आपके एचटीएमएल में एग्जिस्ट करते हो सब पे सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। क्या क्लोज कर दी सर? एलिमेंट तो ऑलरेडी क्लोज है यहाँ पर। सर आपने देखे सीएसएस किसके ऊपर लगाई है? पी। यहाँ पर किसके ऊपर लगाई है? पी। तो अब जितने भी पी वाले एलिमेंट आप बनाओगे सबके ऊपर सीएसएस अप्लाई होगी, कॉमन सेंस वाली बात है यार। ठीक है, पी कैसे एक पे लगाते दूसरे पे नहीं लगाते वो बात की बात है, फिलहाल उसको छोड़िए। अब मैं चाहता यार मेरे पास ये जो सेंटेंस था स्पर्म इप्सम डॉलर, ये यहाँ पर कटा हुआ है, तो आपको इसके लिए एक एलिमेंट दिया गया जिसका नाम है डेल। डिलीट, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए जो आपका टेक्स्ट था उसके बीच में, ये देखो। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें सर, लेकिन इतनी मीनिंगफुल है ना कि आपको बाद में समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? सर ये डेल के एलिमेंट से मैंने काटा था सर, जैसे हाँ, डिलीट, डिलीट, ये डिलीट का एलिमेंट है। ठीक है, सर हमें जहाँ मतलब किसी बड़े पैराग्राफ पर भी अगर अप्लाई करना हो तो उसकी ओपनिंग वहाँ पे करें। हाँ बिल्कुल आप बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी आपका कोई सवाल है आज की क्लास को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज आज भी